गाइस, क्या आपको पता है कि जो मार्केट से आप चिप्स का पैकेट खरीद के लाते हो उसमें चिप्स के नाम पे आधे से ज्यादा हवा क्यों भरी होती है? और क्या वो कोई एक नॉर्मल हवा होती है? अगर मैं आपसे कहूं कि इसके पीछे केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा राज छुपा है तो क्या आप मानोगे? सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अमीशा और स्वागत है आप सभी का अपनी साइंस सेना में। इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हमने इस चैप्टर का आधे से ज्यादा हिस्सा एकदम आसान तरीके से खत्म कर लिया है। हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, फिर से हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देखे, फिर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि बैलेंसिंग भी सीखा है, और फिर से हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी डिस्कस करे हैं, और साथ ही हमने बिहार बोर्ड के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। और आज है हमारा ग्रैंड फिनाले। आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं। हम आज जानेंगे कि कैसे एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कमजोर एलिमेंट को उसकी जगह से लात मार के हटा देता है, जिसे कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और साथ ही हम रिडॉक्स रिएक्शन के शॉर्टकट्स भी देखेंगे। और इस चैप्टर के इस वीडियो के एंड में हम जानेंगे कि हमारे चिप्स के पैकेट के फूले होने की असली साइंस जानेंगे। सो इस वीडियो के खत्म होते ही हम बिहार बोर्ड के केमिस्ट्री के एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो अपनी पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और चलिए इसी जोश के साथ शुरू करते हैं। सो इससे पिछले वाली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में हमने देखा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन के पहले दो पार्ट, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। और आज हम थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन देखने वाले हैं जो कि होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? सो इसमें क्या होता है, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से लात मार के हटाता है और उसकी जगह पे खुद जाके बैठ जाता है। यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आता है वो उसको कैसे होता है, जैसे कि रियल लाइफ में भी होता है कि हमारे अगर कोई ज्यादा पावरफुल है तो वो कोई कमजोर इंसान है तो उसको वो साइड कर देता है और उसका जगह खुद लेगा। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, अगर कोई एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कम जोर वाले एलिमेंट को क्या करेगा, वहां से हटा देता है और उसकी जगह पे खुद बैठ जाता है, उसके सॉल्यूशन से उसको रिप्लेस करके और अपना कंपाउंड बना लेगा और उसको वहां से हटा देता है। वही हमारा बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सो इसकी डेफिनेशन के फॉर्म में हम देख सकते हैं यहाँ पे। सो अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from its salt solution। यानी कि एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे कमजोर एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है, और वही रिएक्शन हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। सो इसको हम जनरल देख सकते हैं इसका रिएक्शन। तो समझो यहाँ पे जनरल देखते हैं हम लोग। सो जनरल रिएक्शन, ये रिएक्शन को शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, ये रिएक्शन का स्पेलिंग ये रहा, ठीक है। सो जनरल यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी है और वो रिएक्ट कर रहा है सी के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा सी है ना वो हाई रिएक्टिव है, मतलब बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है इस बी एलिमेंट से, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जब रिएक्शन होगा ना तो बी को अपनी जगह से रिप्लेस करेगा और बनेगा कंपाउंड AC, और बी यहाँ पे रह जाएगा अकेला, क्योंकि बी लेस रिएक्टिव था और सी हमारा ज्यादा रिएक्टिव है। और जैसा कि मैंने बताया कि एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से लात मार के हटा देता है और उसकी जगह पे खुद आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ए बी था एंड ए बी, यहाँ पे बी क्या है, वो लेस रिएक्टिव है इसलिए, और सी ज्यादा रिएक्टिव है तो सी ने उसको हटा दिया। सो ये इसका एक जनरल रिएक्शन हो गया यहाँ पे। और हम लिख सकते हैं कि सी इज मोर रिएक्टिव देन बी, ठीक है। सो अब सवाल ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। सो यहीं पे आता है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। सो रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स लिखे होते हैं एंड उसमें जिस नंबर वाइज लिखे होते हैं, जो ऊपर आता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो नीचे आता है वो लेस रिएक्टिव होता है। सो हमें उसे लर्न करना पड़ेगा। सो मैं भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज लिखा रही हूँ, उसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बोर्ड में उससे सवाल आते हैं, ठीक है। सो वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे एंड उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। यही हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है एंड इसमें इसी तरीके से यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड इसमें जो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो हाई रिएक्टिव होते हैं। सो ये सारे एलिमेंट्स क्या है, हमारे हाई रिएक्टिव है एंड उसके नीचे के जो एलिमेंट्स है वो हमारे क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं।
यानी कि जो ये ऊपर वाले एलिमेंट्स है ये नीचे वाले को रिप्लेस कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि वो हाई रिएक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे जैसे से अगर पोटेशियम के नीचे सोडियम है तो यहाँ पे पोटेशियम जो है वो सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, पर सोडियम पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता है। उसी तरीके से अगर मरकरी है हमारे रिएक्शन में तो यहाँ पे पोटेशियम आएगा तो मरकरी को रिप्लेस कर देगा, फिर एल्यूमिनियम भी रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर सिल्वर है यहाँ पे और उसको हम रिप्लेस कराना, उससे हम रिप्लेस कराना चाहेंगे कैल्शियम मैग्नीशियम, सबको तो हम नहीं करा सकते। सो जिस तरीके से अरेंज है, ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए वो नीचे वालों को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसे लर्न करना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है एंड कौन सा लेस रिएक्टिव है। सो यहाँ पे देखो दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जिंक सॉलिड क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है हमारा H2SO4 के साथ। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आता है या फिर नीचे आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे है एंड जिंक इसके ऊपर आता है, इसलिए जिंक आसानी से उसको रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा एंड क्या बनेगा, ZnSO4 बन जाएगा और हमारा जो हाइड्रोजन है वो रिलीज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, Zn जो है, Zn इज हाई रिएक्टिव, इसलिए उसने क्या करा, हाइड्रोजन को आसानी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सो इस तरीके से अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज मालूम होगा तो हम पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट रिप्लेस कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। ठीक है, एंड अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो कॉपर जो है वो रिएक्ट कर रहा है PbSO4 के साथ। ठीक है, यानी कि लेड सल्फेट के साथ यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉपर हमारा कहाँ आ रहा है, कॉपर यहाँ पे है एंड लेड इसके ऊपर आ रहा है, यानी कि ये कॉपर जो है वो लेड को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है और लेड ज्यादा रिएक्टिव है, तो वहां पे ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो CuSO4 बनने के चांसेस थे वो बिल्कुल ही नहीं है, ये बन ही नहीं सकता, क्योंकि कॉपर यहाँ पे लेस रिएक्टिव है लेड से। ठीक है, सो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना पड़ेगा बिल्कुल ही अच्छे से, तभी हम किसी जान पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और रिप्लेस कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में लगभग बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, सो इसे आप स्टार मार्क करके लिख लेना। सो क्या है, आयरन नील इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि जब आयरन नील को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है। सो जब हम आयरन नील, यानी कि आयरन नील क्या है यहाँ पे हमारा, उसको अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, क्योंकि आयरन जो है, अगर अभी मैंने जो आपको रिएक्टिविटी सीरीज लिखा है उसे खोल के देखो, आयरन जो है वो हमारा कॉपर के ऊपर आता है, यानी कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। सो जब उसे हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट, सपोज करो इसमें कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन बना पड़ा है। ठीक है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें क्या करना, हमने आयरन नेल को जब डिप किया, ये हमारा क्या है, आयरन नेल है। ठीक है, तो इसमें जब हमने आयरन नेल को डाला तो क्या होता है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, और जो चूंकि यहाँ पे आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे कॉपर को रिप्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट से और वहां पे फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर को यहाँ पे हटा देगा उसकी जगह से। ठीक है, तो पहले जो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता था वो ब्लू कलर का होता था। तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या है, ब्लू इन कलर है। लेकिन अब जैसे ही रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या है, हमारा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था। ठीक है, अब ये जैसे रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे डालने के बाद, हमारा आयरन नेल डालने के बाद जब रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा जो है फेरस सल्फेट बन जाएगा, और यहाँ पे इसका कलर ये क्या बन गया, हमारा FeSO4 बन गया एंड ये लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, लाइट ग्रीन इन कलर। सो यहाँ पे क्या हुआ, आयरन ने रिप्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट में से कॉपर को, सो इसलिए यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया। पहले कॉपर सल्फेट का कलर जो ब्लू था वो रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अभी हम इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। सो पहले हमारे पास क्या होता है, कॉपर सल्फेट एक्वस होता है। ठीक है, और इसमें हम क्या डाल रहे हैं, आयरन की नेल डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम Fe सॉलिड को डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुआ और इसने ज्यादा रिएक्टिव है तो इसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और बना दिया FeSO4 एक्वस, और यहाँ पे कॉपर हमें सॉलिड फॉर्म में मिल गया। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट पहले कैसा था, ब्लू इन कलर था, ब्लू इन
कलर, एंड जब इस आयरन से रिएक्ट कर दिया उसके बाद यहाँ पे फेरस सल्फेट बन गया, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव था, रिप्लेस करके बना लिया फेरस सल्फेट। और ये कैसा होता है, लाइट ग्रीन होता है कलर में। सो यहाँ पे हमारा रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन ना सब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट पूछ लेता है और साथ ही एमसीक्यू भी पूछता है। जैसे कि यहाँ पे पूछ लेगा कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या था और रिएक्शन के बाद वो किस कलर में चेंज हो गया, या फिर यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा रिएक्शन हो गया जिसके कारण यहाँ पे उसके मतलब चेंज आ रहा है कलर में। ठीक है, तो बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क करके लिख लो, इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं लगभग। सो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे कुछ की ऑब्जर्वेशन है इस आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट वाले क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, मैंने भी बताया था। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा दिए हैं जिससे कि क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो पहला क्या है, द डीप ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट फेड्स एंड चेंजेस इनटू लाइट ग्रीन। सो मैंने अभी क्या बताया कि जब रिएक्शन होता है तो हमारा जो कॉपर सल्फेट है वो रिएक्ट करता है आयरन के साथ और फेरस सल्फेट बन जाता है, और कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है और फेरस सल्फेट बनने के कारण ही वो ब्लू कलर चेंज हो जाता है हमारा लाइट ग्रीन में। ठीक है, सो पहला पॉइंट ये हो गया, मैंने भी बताया भी था। ठीक है, द आयरन नेल बिकम्स कवर्ड विद अ रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर मेटल। और दूसरा क्या होता है, जब यहाँ पे रिप्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट से कॉपर को, तो जो हमने आयरन नेल डिप किया था ना, वो उस पे एक ब्राउन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसको कि यहाँ पे कॉपर होता है, वही हमारा आयरन नेल पे आ जाता है। ठीक है, सो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और यहाँ पे इसका रीजन क्या है, तो रीजन बेसिक वही है हमारा कि यहाँ पे हमारा आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है और यहाँ पे फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर हमें मिल जाता है। ठीक है, सो ये रिएक्शन हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, सो रिएक्टिविटी सीरीज को भी लर्न कर लिया एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो अब यहाँ पे देखो, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि अगर हम कॉपर वायर को फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा। सो यहाँ पे होगा कुछ नहीं, क्योंकि कॉपर क्या हमारा लेस रिएक्टिव है आयरन से, तभी तो आयरन उसको रिप्लेस कर पा रहा था, अभी हमने देखा। ठीक है, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर जो है वो रिप्लेस करा ही नहीं पाएगा आयरन को आयरन सल्फेट से, इसलिए यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। एंड इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि नो रिएक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है, सो आप ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, सो अब हम बढ़ने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। ठीक है, सो हम उसे डिस्कस करते हैं अब। सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के चौथे पार्ट की, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है, सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। सो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, पर यहाँ पे दो कंपाउंड्स के बीच में होगा, यानी कि यहाँ पे भी डिस्प्लेस करेगा एक कंपाउंड दूसरे को, लेकिन यहाँ पे दो बार होगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या होगा, a chemical reaction in which there is an exchange of ions between two reactant compounds to form two new compounds। यानी कि डिस्प्लेस तो किया जाएगा पर बराबर में, यानी कि एक एलिमेंट रिप्लेस करेगा तो दूसरा भी अपना एलिमेंट रिप्लेस करके उसको देगा। ठीक है, सो यहाँ पे दो नए कंपाउंड्स बनेंगे और यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा, इसीलिए इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोल रहे थे, यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका जनरल रिएक्शन हम देख सकते हैं कि सपोज करो यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड है ए बी और वो रिएक्ट कर रहा है सी और डी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये बी जो है वो यहाँ पे सी को रिप्लेस कर देगा और जो हमारा सी है वो बी को रिप्लेस कर देगा एंड कंपाउंड बन जाएंगे। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी ने सी को रिप्लेस करा तो ए सी, और यहाँ पे हमारा बी डी बन जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन होता है। यहाँ पे ये पहले ए बी और सी डी दो कंपाउंड्स थे, अब रिएक्शन हुआ बी ने सी को रिप्लेस किया और सी ने बी को रिप्लेस किया, तो यहाँ पे हमारे पास दो कंपाउंड्स बन गए जो कि हमारे ए सी और बी डी, और ये है इसका जनरल रिएक्शन। सो ये जनरल रिएक्शन है, सो इसे हम इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। सो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम देखेंगे एग्जांपल्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। ठीक है, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम एग्जांपल देख सकते हैं। सो हमारा एग्जांपल क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये भी हमारा पीवाईक्यू है, यानी कि इससे भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको बताए सारे रिएक्शंस के, वो सारे ही इंपॉर्टेंट है,
पार्ट 2 में भी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स देखे थे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। सो अभी हम इसका देखते हैं एग्जांपल। सो एग्जांपल क्या है, रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। सो किसके किसके बीच रिएक्शन हो रहा है, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 एंड बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, ठीक है। इस दोनों के बीच रिएक्शन होगा। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सोडियम सल्फेट में से सोडियम जो है वो क्लोराइड को रिप्लेस ले जाएगा और यहाँ पे बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ आ जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये जो बेरियम सल्फेट बनेगा ना, सो वो क्या होगा, एक व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस, मतलब कि जो रिएक्शन हो जाएगा तो हमारा जो बीकर है उसमें नीचे बैठ जाएगा, उजला उजला हमें सॉलिड सा सब्सटेंस देखने को मिलेगा जो कि डिसॉल्व नहीं हुआ है रिएक्शन में, ठीक है। वो हमारा बेरियम सल्फेट हो जाता है। एंड यहाँ पे इस उजले वाले सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन की बात करें तो अ ब्राइट व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, यानी कि प्रेसिपिटेट बना है बेरियम सल्फेट का जो कि हमें नीचे देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। सो एन इनसॉल्युबल व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो क्या हुआ, एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनेगा जो कि इनसॉल्युबल है, यानी कि उसमें घुला नहीं है वो, ठीक है, और वो नीचे बैठ जाता है रिएक्शन में, उसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। सो इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट क्या है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट है, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। और इसमें प्रोडक्ट क्या बना, बेरियम सल्फेट जो कि सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जिसको कि प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और साथ में सोडियम क्लोराइड बना है, ठीक है। सो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका सो देखो अब यहीं से एक चीज निकल के आता है जो कि हमारा प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में नहीं आता, बट कई बार डेफिनेशन में पूछ लेता है 2 मार्क्स में। सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कि प्रेसिपिटेट यानी कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, वो हमें बीकर में नीचे देखने को मिलता है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। सो इसका डेफिनेशन है हमारे यहाँ पे, रिएक्शन इन विच अ प्रेसिपिटेट दैट इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। यानी कि ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कि प्रेसिपिटेट यानी कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। सो ये सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो इसी के साथ हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन क्या होता है, सो ऑक्सीजन के टर्म्स में अगर हम बात करें तो अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो वो हमारा ऑक्सीडेशन है, ठीक है। एंड अगर रिएक्शन में ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है और हाइड्रोजन का गेन हो रहा है तो वो हमारा रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीजन के टर्म्स में गेन ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन उस एलिमेंट में ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन है। और वहीं पे अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट, अगर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो वो हमारा रिडक्शन है, और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का गेन हो रहा है तो हमारा रिडक्शन है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। आप देखो यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं, मान लो कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ZnO जो है वो रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे हमारे कॉपर से, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगा, यहाँ पे बनेगा हमारे पास Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ZnO से ऑक्सीजन यहाँ पे कम हुआ है, तो ये क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारा हो गया रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे इसमें क्या हुआ, एड ऑन हुआ है ऑक्सीजन का, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन है, गेन ऑफ O2, तो ये हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे, गेन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। अब देखो यहाँ पे अगर किसी रिएक्शन में ये दोनों चीजें साथ में हो रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन भी हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये क्या हो गया, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, हमारा रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। और यही होता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी भी रिएक्शन में साथ में हो तो वो क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। सो अभी मैं आपको इसका डेफिनेशन लिखाती हूँ, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
सो अभी मैंने बताया रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। सो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली यानी कि सेम टाइम पे, यानी कि एक साथ ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है रिडॉक्स रिएक्शन का? देखो, पासिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड, यानी कि कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO के साथ जब हाइड्रोजन को रिएक्ट कराते हैं, हीट करते हैं साथ में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है? हमारे पास कॉपर मिल जाता है सॉलिड में और यहाँ पे H2O बन जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, तो यहाँ पे ये कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ? यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, तो ये क्या है हमारा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन लूज हो रहा है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? अभी मैंने बताया था, ये रिडक्शन हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन से यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन से H2O बन रहा है और ये क्या है हमारा? गेन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का गेन हुआ है, तो ये क्या है? गेन ऑफ O2, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए रिएक्शन क्या कहलाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रिडक्शन किसका हुआ? रिडक्शन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में, और ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन का H2O में। तो इस रिएक्शन में दोनों ही हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन हमारा क्या कहलाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। सो अब आई होप कि समझ में आ गया होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं। सो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है, अब बस हम कोरोजन और एसिडिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि ऑक्सीडेशन हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, अब हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोरोजन, ठीक है, यहाँ पे कोरोजन क्या होता है? द स्लो ईटिंग अप और डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, वाटर एंड मॉइस्चर, मतलब कि हम यहाँ पे जब ये किसी भी मेटल को बाहर छोड़ देते हैं, फिर वो क्या करता है? एनवायरमेंट से, मतलब कि हमारे आसपास से हवा, पानी और मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, तो क्या होता है? उस पे ना एक दूसरे मतलब कि दूसरे चीजों की कोटिंग जम जाती है, जिसको कि परत जम जाती है, जिसको कि हम कोरोजन बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आता है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। हम सब ने देखा होगा कि लोहे के ऊपर जो है एक भूरे रंग की परत जम जाती है जब उसको ज्यादा दिन के लिए बाहर छोड़ दो, ठीक है, वो क्या कहलाती है? रस्ट कहलाती है, एंड उसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या आ गया हमारा? रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? बेसिकली कोरोजन है, आयरन के कोरोड होना को ही हम रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? आयरन पे एक भूरे रंग की परत जम जाती है, ठीक है। क्यों जमती है वो परत? क्योंकि ये रिएक्ट करता है एयर, वाटर और मॉइस्चर लेके हमारे आसपास से, ठीक है। तो इसलिए ये रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जांपल आ गया। फिर आता है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। इसमें क्या होता है कि सिल्वर मेटल भी सेम तरीके से रिएक्ट करता है एयर, वाटर और मॉइस्चर से, और वो काले रंग में कन्वर्ट हो जाता है, उसके ऊपर एक काले रंग की ग्रे टाइप का एक लेयर जम जाता है, जिसको कि हम टार्निशिंग ऑफ सिल्वर बोलते हैं, ठीक है। और कॉपर मेटल भी जब रिएक्ट करता है एयर और वाटर और मॉइस्चर से, तो वहां पे उसका भी कोरोजन होता है, वहां पे क्या होता है? ग्रीन कलर का हमें लेयर देखने को मिलता है कॉपर मेटल के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे कॉपर भी इसके एग्जाम्पल में आ सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा कोरोजन। अब हम बात, तो यहाँ पे देखो, एक बार अगर कोरोजन हो गया, यानी कि किसी भी चीज पे जंग लग गई, तो उसे हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी चीज को कोरोजन से बचाने के लिए कुछ हम स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि कोरोजन हम बचा सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? प्रिवेंशन के 4-5 तरीके। पहला होता है पेंटिंग, यानी कि अगर हम उस मेटल को पेंट कर दे तो यहाँ पे क्या होगा? उसका जो कॉन्टैक्ट है, मतलब वो डायरेक्ट एयर, मॉइस्चर ये सब के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, तो वहां पे रस्टिंग या फिर उसका कोरोजन नहीं होगा, ठीक है। तो हम पहला तरीका लिख सकते हैं कि पेंटिंग, हम पेंट करके उसको उसका कांटेक्ट कट कर देंगे एयर मॉइस्चर से, तो यहाँ पे हम बचा सकते हैं कोरोजन को, ठीक है। उसके बाद है ग्रीसिंग। सो यहाँ पे ग्रीस आता है, सो वो भी स्लिपरी टाइप का होता है, सो उसे भी हम अगर लगा देंगे उस मेटल पे, तो क्या होगा? उसका भी कांटेक्ट कट जाएगा और यहाँ पे रस्टिंग प्रिवेंट हो सकती है, ठीक है। थर्ड आता है यहाँ पे ऑयलिंग। ऑयल भी लगा देंगे मेटल के ऊपर, तो वहां पे क्या होगा कि उसका कांटेक्ट कट जाएगा डायरेक्ट, तो यहाँ पे वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे कोरोजन नहीं होगा। और चौथा तरीका गैल्वेनाइजेशन आता है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारा मेटल है
उसको उसके ऊपर हमें जिंक की कोटिंग कर देते हैं, मतलब जिंक का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है। उसी मेथड को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं और ये खासकर आयरन के लिए होता है। तो आयरन के ऊपर हम क्या करते हैं, जिंक की अगर एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है, जिस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, तो यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट कर जाता है एयर मॉइस्चर ये सबसे, और वो यहाँ पे रस्टिंग प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है, सो गैल्वेनाइजेशन क्या है, कोटिंग विथ जिंक मेटल। सो जिंक मेटल के साथ कोट कर देते हैं आयरन का, तो यहाँ पे रस्टिंग प्रिवेंट हो जाती है। सो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है कि कोरोजन को डिफाइन करो और फिर से उसके मेथड्स क्या है उसको प्रिवेंट करने के। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको मार्क कर लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड इफेक्ट क्या है ऑक्सीडेशन का, तो वो होता है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या है, तो देखो जब हम यहाँ पे ऐसे मतलब कि खाना हमारा जिसमें फैट एंड ऑयल्स है, ठीक है, उसको जब हम छोड़ देते हैं बहुत टाइम के लिए एनवायरनमेंट में, मतलब एक्सपोज एयर के कांटेक्ट में छोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होता है कि वो रिएक्ट कर लेता है एंड वो जिसके कारण उसके टेस्ट और स्मेल में चेंज आ जाता है, यानी कि हमारा खाना खराब हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, सो रेंसिडिटी क्या है, व्हेन फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, यानी कि ऐसे खाने जिसमें कि फैट एंड ऑयल्स है, मतलब कि तेल ये सब है, ठीक है, आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि उसे जब बहुत टाइम के लिए एयर में छोड़ दो, एनवायरमेंट में छोड़ दो, तो क्या होते हैं कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, दिस चेंजेस देयर स्मेल एंड टेस्ट, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एयर ले रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, जिसके कारण उसके स्मेल और टेस्ट में चेंज आ जाता है, और मेकिंग देम अनफिट फॉर ईटिंग, यानी कि जिसके कारण वो खाने लायक नहीं रहते, हमारा खाना खराब हो जाता है। ठीक है, आपने घर में देखा होगा कि जब खाना जैसे कि कुछ बच गया, फिर हमने उसे छोड़ दिया काफी टाइम के लिए, तो उस खाने से अजीब सी बदबू आने लगती है और उस खाने का टेस्ट भी खराब हो जाता है, जब जो इसको क्या बोलते हैं कि खाना हमारा खराब हो गया है, बेकार हो गया है, जिसे हम खा नहीं सकते। तो वो किस कारण से होता है, रेंसिडिटी के कारण ही होता है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर हम इसके रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछा गया। सो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। सो हमने ये देख लिया कि रेंसिडिटी क्या होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये PYQ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क करके लिख लेना। क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में अक्सर, कि हम रेंसिडिटी को कैसे बचा सकते हैं, यानी कि जो हमारा खाना खराब हो जा रहा है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से, वो उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो उसका तरीका पहला आता है कि बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड आइटम्स, यानी कि हम अपने फूड आइटम्स में मतलब कुछ ऐसा डाल दो कि जिससे मतलब यहाँ पे वो रिएक्ट ना कर पाए ऑक्सीजन से, और यहाँ पे हमारा जो फूड है वो खराब ना हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए तो हमारा फूड खराब हो रहा है, तो अगर कुछ ऐसा डाल दे जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट ही ना कर पाए, तो यहाँ पे हमारा खाना खराब नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या है, बाय स्टोरिंग फूड आइटम्स इन एयर टाइट कंटेनर्स टू कट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, यानी कि जो भी हमारा खाना है उसे एयर टाइट कंटेनर, यानी कि ऐसा चीज में डाल के उसको जार में बंद कर देंगे कि जिससे हवा अंदर जा ही ना सके, तभी हवा जाएगा तभी तो ऑक्सीजन जाएगा और तभी तो ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे वो जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो हमारा फूड खराब नहीं होगा। अभी जो मैंने एंटीऑक्सीडेंट्स वाला बात बोला, यही हमारे चिप्स के पैकेट में अप्लाई होता है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है ताकि यहाँ पे ऑक्सीजन वहां पे ना हो, नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव होता है, वो जल्दी खाने से रिएक्ट नहीं करता है और वहां पे हमारा खाना खराब नहीं होता है। ठीक है, सो वो वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसका आंसर भी लिखा रही हूँ, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि व्हाई चिप्स पैकेट आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस, यानी कि जो हमारा चिप्स का पैकेट है उसमें चिप्स के जगह पे बदले में आधे से ज्यादा हवा क्यों भरी होती है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन गैस होता है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजन गैस उसमें क्यों ज्यादा डाला होता है। ठीक है, सो चिप्स पैकेट आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, दिस प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम कमिंग इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन, कीपिंग देम क्रिस्पी एंड फ्रेश एंड thus प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी, यानी कि चिप्स के पैकेट में हम नाइट्रोजन गैस को डालते हैं ऑक्सीजन की बजाय। इससे क्या होता है कि यहाँ पे chips packet are flushed with nitrogen gas instead of oxygen. This prevents the chips from coming into direct contact with oxygen. यानी कि इससे क्या होता है कि हमारा चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा है,
तो ये क्या करेगा, बचाता है हमारे चिप्स को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तभी तो ऑक्सीडेशन होगा और वहां पे एसिडिटी होगी और हमारा जो चिप्स है वो खराब हो जाएगा। इसलिए वहां पे नाइट्रोजन गैस भरा होता है क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है, वो जल्दी हमारे फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जिसके कारण हमारा फूड जो है, चिप्स जो है वो ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहता है और क्रिस्पी रहता है और इस तरीके से वो एसिडिटी को बचाता है। इसलिए हमारे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा होता है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे चिप्स के पैकेट में चिप्स से ज्यादा हवा क्यों भरी होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो कांग्रेचुलेशन माय साइंस सेना। सो इसी के साथ हमने अपने केमिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खत्म कर लिया है। अब आप इस चैप्टर से आने वाले कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए 100% तैयार हो। सो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक तो बनता है। लेकिन रुकिए, हमारा चैप्टर खत्म हुआ है पर हमारी पढ़ाई नहीं। अगले वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे स्कोरिंग एंड साथ ही सबसे दिलचस्प चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। सो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम सो रहे होते तो हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है और हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार क्यों धड़कता है और जो खाना हम खाते हैं वो हमारे नसों में खून और ताकत कैसे बनाता है। सो हम पूरी बायोलॉजी को इसी तरीके से एकदम मजेदार तरीके में समझेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड वाले बटन दबाकर इस फैमिली का हिस्सा बनिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे लाइफ प्रोसेसेस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।